हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। आज का क्लास कक्षा 12वीं के हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है दिनगत, उसी के एक चैप्टर पे होने वाली है, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। इस चैप्टर को लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। इस चैप्टर को लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, कक्षा 12 की हिंदी का जो चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने लेखक का परिचय, जो मोहन राकेश है उनका परिचय देखते हैं। कहा जा रहा है कि मोहन राकेश, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ और निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ, निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ। इनका जन्म स्थान था जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। यहाँ इनका जन्म हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। बचपन का इनका नाम था, है ना, इनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, है ना। बाद में जाके फेमस हो गए, तो इनके नाम में से मोहन रहा और इनको एक उपाधि दी गई किस चीज़ की, राकेश। राकेश जो है ना वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द भी होता है, और राकेश का मतलब होता है शीतलता, है ना। मतलब इनके लेखनी में बहुत ही मधुरता थी, शायद इसीलिए इन्हें राकेश कहा जाने लगा, तो पूरा नाम बना मोहन राकेश। माता का नाम था बच्चन कौर एवं पिता का नाम था करमचंद गुगलानी, है ना, करमचंद गुगलानी। कहीं कहीं टाइपिस्ट से थोड़ा सा गलती भी हो गया, तो उसमें आप देख लीजिएगा, हर्षई दीर्घई कॉमा वगैरह जहाँ मुझे दिखेगा मैं भी ठीक कर दूंगा। शिक्षा, सबसे पहले इन्होंने संस्कृत में एमए किया और उसके बाद फिर से इन्होंने एमए किया हिंदी में, ठीक है। तो ये इनकी शिक्षा रही। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं इनके कृतियों की ओर, अर्थात इनके लेखनी की ओर, कि इन्होंने क्या क्या लिखा, ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं। तो यदि इनकी कृतियों की बात की जाए, इनके कार्यों की बात की जाए जो इन्होंने एक लेखक के तौर पर किया है, तो उसमें से इनका एक फेमस कार्य है इंसान के खंडहर, जो इन्होंने 1950 में लिखे। नए बादल, जो इन्होंने 1957 में लिखे। जानवर और जानवर, जो इन्होंने 1958 में लिखे। एक और जिंदगी, है ना, यहाँ पे 1901 गलती से फिर से हो गया, इसको सुधार लेंगे और लिखेंगे 1961, है ना। एक और जिंदगी इन्होंने लिखा 1961 में। फौलाद का आकाश 1972 में और वारिस 1972 में। ये इनके जितने भी अभी मैंने शीर्षक बताए, जितने भी टाइटल्स बताए, ये सारे इनके क्या है, कहानी संग्रह है, सारी इनके स्टोरी है, और सारे इनके फेमस स्टोरी है। इतने सारे, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाँ जी बता दो भाई, है ना, कि नए बादल किसकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए कि मोहन राकेश। इंसान की खंडहर क्या है ना, तो आपको पता होना चाहिए निबंध है कि नाटक है कि कहानी संग्रह है। तो यहाँ से अच्छा खासा मात्रा में जो है ना वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। उपन्यास में इन्होंने लिखा अंधेरे बंद कमरे 1961 में, न आने वाला कल 1970 में और अंतराल 1972 में। किताब में एक दो और उपन्यास का वर्णन है, कुछ महत्वपूर्ण ही मैंने यहाँ पे दिया है, बाकी विस्तृत जानकारी के लिए एक बार आप बुक भी जरूर पढ़े। नाटक, इन्होंने कुछ नाटक लिखे, जिसमें नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। ये इनके कुछ नाटकों के नाम है। एकांकी, है ना, इन्होंने कुछ एकांकी भी लिखे, जिसमें है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। ये इनका एक बहुत फेमस एकांकी संग्रह है, जिसको इन्होंने 1973 में लिखा, और अंतिम में इन्होंने लिखा यात्रा वृत्तांत। एक इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा, जिसका नाम था आखिरी चट्टान तक। तो ये था मोहन राकेश का पूरा, मतलब उन्होंने कौन कौन से कार्य किए एक लेखक के तौर पे। उन्होंने कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, एकांकी भी लिखा, है ना, और उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा। चूंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चैप्टर आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिपाही की माँ, ये चैप्टर भी जो है बेटा,
ये चैप्टर भी है वो एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। इस पे हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे कि ये चैप्टर क्या है, एकांकी है। तो ये चैप्टर भी एक प्रकार का एकांकी है, ठीक है। ये 1961 है, ठीक है। अब कुछ और बात है मोहन राकेश के बारे में। कह रहा है कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। जो हिंदी में, हिंदी साहित्य में नई कहानियों का दौर शुरू हुआ, तो नई कहानियों को लिखने वाले, जैसे कि जो प्राचीन हिंदी थी, फिर मध्यकालीन हिंदी थी, और ये जो आधुनिक हिंदी है, तो आधुनिक हिंदी में जो नई कहानी लिखा जाने लगा उसमें मोहन राकेश की अग्रणी भूमिका रही। और मोहन राकेश ने बड़े आगे बढ़ चढ़कर काफ़ी सारे नई कहानियों का हिंदी में मतलब वो किया। 20वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। यदि आपको कहा जाए कि भाई आप मोहन राकेश को किस तरह से याद करेंगे, वो किस प्रकार के थे, तो एक शानदार ये कहानीकार थे, कथाकार थे, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने नाटक भी लिखा। तो ये एक नाटककार भी थे। इनका बहुत ही फेमस नाटक का आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम भी दिया गया आषाढ़ का एक दिन। इनका वन ऑफ द फेमस जो है ड्रामा है, एक नाटक है। तो क्या कह रहे हैं कि 20वीं सदी, तो 19वीं सदी 20वीं सदी समझ रहे हैं ना आप लोग। अब जैसे कि एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए, इनके जन्म से हम लोग समझ जाएंगे। तो अभी देखिए ये 1925 से लेके 1972, तो ये जो 1900 वाला काल था ना, इसको हम लोग 20वीं सदी कहते हैं। और अभी मान लीजिए कि 2000 से शुरू हो गया है ना, और 2000 से लेकर अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 2023 में। तो इस काल को हम लोग 21वीं सदी कहेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में समझना है कि 20वीं सदी, तो 20वीं सदी समझ गए कौन सी शताब्दी है भाई, 20वीं सदी, ठीक है। 20वीं सदी कहाँ से, तो 1900 से शुरू होकर 1999 तक का पीरियड है, ये 20वीं सदी है। तो इनका जन्म कब हुआ, 1925 में, मृत्यु लगभग 1972 में। आई चेक वंस अगेन, हाँ 1972 में, ठीक है। 1925 में इनकी मृत्यु हुई और 1972 में इनका 1925 में इनका जन्म हुआ और 1972 में इनकी मृत्यु हुई। तो 1925 में जन्म और 1972 में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। तो 1925 में जन्म, तो अब 1900 वाला टाइम जो है वो क्या कहलाता है बेटा, 20वीं सदी, ठीक है। 20वीं सदी उत्तरवर्ती युग है ना। अब उत्तरवर्ती मतलब देखो इनका मुख्य पीरियड जो शुरू होता है ना, वो 60 के बाद ही शुरू होता है, 60 70 ऐसे इन्होंने ज़्यादा काम लिया। तो मतलब उत्तरवर्ती, उत्तरार्ध होते गए, मतलब समझ है ना, थोड़ा सा उसके नज़दीक पहुंचते गए। उस समय के एक कथाकार और एक नाटककार थे। तब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहन राकेश किस शताब्दी के है ना प्रमुख कथाकार एवं नाटककार है, तो 20वीं शताब्दी के। किस युग के, तो उत्तरवर्ती युग, ठीक है। कह रहा है कि नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें नाटक के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम किया है किसने, जयशंकर प्रसाद ने। उनके नाटक तो शानदार शानदार है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद्र का तो उपन्यास था फेमस, एक गोदान, ये, लेकिन इन्होंने बहुत शानदार शानदार नाटक लिखे। लेकिन उसके बाद यदि किसी का नाटक में नाम आता है तो वो अपने है कौन, मोहन राकेश। कह रहे कि हिंदी का आधुनिक रंगमंच, रंगमंच किसे कहते हैं, वह जगह जहाँ पे नाटक होता है उसको रंगमंच कहते हैं। उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। जो आधुनिक हिंदी है, जो आधुनिक हिंदी आज हमारे समाज में है, जिसमें कहानी वगैरह देखने को मिलता है, वो मोहन राकेश को अपना प्रेरणा पुरुष मानता है। जो यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत एकांकी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिपाही की माँ, ये उनकी ही पुस्तक से लिया गया है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अब देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए यहाँ पे अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, उनके एकांकी का नाम है, जो इन्होंने 1973 में लिखा है। तो अब तो 2-3 बात हो गई। पहला तो आपको इनके कृतियों में पढ़ना है कि अंडे के छिलके और अन्य एकांकी कब लिखा गया, तो 1973 में लिखा गया। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये जानना है कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिपाही की माँ, ये चैप्टर जो है ये इनके एक पुस्तक से लिया गया है। और वो वास्तव में पुस्तक किस चीज का संग्रह है, एकांकी का संग्रह है। और वो पुस्तक का नाम क्या है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ठीक है। तो ये था हमारे लेखक का परिचय, इस पाठ का परिचय, सारा चीज हमने दे दिया।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पहले इस पाठ को हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इस पाठ के प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो पाठ को कैसे समझेंगे, तो पाठ को हम लोग समझेंगे सारांश के माध्यम से। पाठ का खूबसूरत मैंने सारांश तैयार किया है, उसके माध्यम से हम लोग पाठ को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। बाकी यदि पाठ के बारे में और कुछ छोटी छोटी बातें जानी है तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, विस्तार में पूरे चैप्टर्स को अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं यहाँ पे हर एक चीज कवर कर दूंगा जिससे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि मोहन राकेश की प्रस्तुत मार्मिक रचना, मार्मिक रचना मतलब वह रचना जो बिल्कुल दिल को छू जाती है। मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर वर्मा लड़ने गया है। ध्यान दीजिएगा कि सिपाही की मां पाठ में क्या है, तो कह रहा है कि सिपाही की मां जो आपका पाठ है उस पाठ में एक ऐसे निम्न मध्यम वर्ग, देखिए क्या कहता है कि मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग से भी जो नीचे आता है, लोअर मिडिल क्लास, एक वैसी फैमिली का चरित्र इसमें दिया गया है। जिस फैमिली में कौन है, तो उस फैमिली में एक मां है और एक बेटी है, और उस मां का बेटा और वो जो उस मां की बेटी है, उस बेटी का भाई, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है और उस समय वो लड़ने के लिए वर्मा गया है। कह रहा है वह अपनी मां का इकलौता बेटा, वो अपनी मां का इकलौता बेटा है और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। कह रहा है कि अब देखिए यहां से स्थिति को समझिए कि परिवार की स्थिति ऐसे ही खराब है, क्योंकि लेखक ने पहले ही कह दिया कि परिवार कैसा है, निम्न मध्यम वर्ग है। परिवार में कौन है, तो सिर्फ बूढ़ी माँ है और उस माँ की बेटी है, मतलब पिताजी भी नहीं है। लड़का भयंकर युद्ध में गया है और कह रहा है कि वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है और उस माँ का कोई बेटा भी नहीं है। और साथ साथ लेखक आपका इशारा इस ओर भी खींच रहा है कि जो वो बहन है, वो बहन भी विवाह के लिए तैयार है। मतलब पुराने समय में गांव में यदि बच्चियों का उम्र 15, 16, 17 साल हो जाता था तो पिता के ऊपर, घर के परिवार के ऊपर वो बोझ लगने लगती थी। लेखक ये दर्शा रहा है कि बेटी अब विवाह के लिए तैयार है, उसका विवाह करना जरूरी है, क्योंकि आसपास के उसके सारे सहेलियों का शादी धीरे धीरे हो जा रहा है, सिर्फ यही है जिसकी शादी नहीं हो रही है। कह रहा है कि उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। जो बच्चा, जो सिपाही गया है युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, उसी पर पूरे घर की आशा टिकी हुई है कि वो वहां से आएगा, कुछ पैसे लेकर आएगा तो घर चलेगा। करे कि वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। सबके घर में आशा लगी है कि यदि लड़ाई के मोर्चे से वो वापस आएगा तो बहन के हाथ पीले करेगा, उसकी शादी करेगा। माँ एक देहाती और भोली स्त्री है। माँ गांव की देहाती स्त्री है जिसके पास अगाध ममता है ना, मतलब माँ ममता का साक्षात स्वरूप है। मुझे इस बात को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आजकल ऐसे भी हम देखते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे रील्स, है ना, बच्चे को माँ ने ऐसे ले लिया और मोबाइल चला रही है माँ, है ना। आजकल की माँ नहीं, बोले कि माँ एक देहाती और भोली स्त्री है। भोली स्त्री कहने का मतलब कि वो उसके दिल में निश्चल प्रेम है, निश्चल ममता है। कह रहा है कि वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है, और कह रहा है कि और लड़ाई कैसे, किन से और किस लिए हो रही है, कुछ उसको नहीं पता है। बस ये जानती है कि मेरा बेटा लड़ने गया। कहाँ लड़ने गया? वर्मा। वर्मा क्या गांव है, वर्मा देश है, कितना दूर है, कुछ नहीं पता। किससे लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, कब तक चलेगी, कुछ नहीं पता। कह रहा कि उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, है ना, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। करे कि उस माँ को पता भी नहीं है कि उस लड़ाई का अंजाम क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उस माँ का सब कुछ छीन जाए, उस बहन की दुनिया लुट जाए। मतलब क्या हो सकता है कि उस लड़ाई से उसका भाई वापस ही ना आए, ऐसा हो सकता है। तो पूरा उसकी ज़िंदगी खराब हो। लेकिन इस बात
को वो माँ कभी सोच भी नहीं सकती, ऐसा कोई भी वो मतलब अपने जहन में वो लाती ही नहीं ऐसा कभी बात, है ना। करा माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर कि वह आशा जो बेटे से जुड़ा हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है ना। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। कह रहा है कि कैसे उस माँ का उस बेटे से जुड़ाव है, कैसे वो बेटी जो हमेशा अपने माँ के साथ एक छाया की तरह लगी रहती है, वो कैसे अपने माँ के साथ दिन भर लगी रहती है और वो कैसे अपने भाई का इंतजार करती है। घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और ये सारे स्थितियों को लेखक ने ऐसा वर्णन किया है कि जब आप सिपाही की माँ को पढ़ के अंत कीजिएगा, जब इस चैप्टर का विस्तृत पठन कीजिएगा तो क्या होगा कि अंत में एक ऐसा भार आपके सीने पर रहेगा और बार बार आप सोचिएगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। इतनी मार्मिक रचना है ये सिपाही की माँ और इसी चीज़ के बारे में लेखक ने इस चैप्टर में जो है वो वर्णन किया है। आइए थोड़ी सी कुछ और बातों को समझते हैं। कह रहा है कि ये जो हम चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं इसमें जो कैरेक्टर होती है उसका नाम है बीसनी, और ये बीसनी जो है यही मुख्य इस एकांकी की कैरेक्टर है, नायिका है। और बीसनी मोहन राकेश के द्वारा लिखित सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का प्रमुख महिला पात्र है। ये जो बीसनी कौन है? ये बीसनी ही है सिपाही की मां, है ना। कौन सिपाही? जो अभी मैंने बताया, जो लड़ने के लिए वर्मा चला गया है, उस सिपाही की मां की, उस सिपाही की जो मां है उसका नाम क्या है? बीसनी। अर्थात इस पूरे एकांकी की प्रमुख महिला पात्र बीसनी है। और कह रहा है कि एकांकी के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि, देखिए कहीं कहीं गलती लिख दिया है कि बीसनी केवल मानक, है ना, लड़का जो है उसका नाम क्या है बेटा? मानक। मानक की मां ही नहीं है बल्कि वह किसी भी सिपाही की, बल्कि वह मानक की ही मां नहीं है बल्कि वह किसी भी सिपाही की मां है ना, किसी भी सिपाही की मां है ना। कह रहा है कि एकांकी से ऐसा स्पष्ट हो, देखिए ऐसा आपका जो शीर्षक है वो ये नहीं दिया गया है कि सिपाही की मां, शीर्षक ये नहीं दिया गया कि मानक की मां, शीर्षक क्या दिया गया? सिपाही की मां। मतलब जरूर यहां पर बात हो रहा है बीसनी की, उसके बेटे मानक की बात हो रही है, लेकिन लेखक ने ये नहीं कहा कि मानक की मां है। लेखक उससे बीसनी को कैसा दर्शाना चाहता है? सिपाही की मां। मतलब आज बीसनी के कलेजे में, आज बीसनी के हृदय में जिस प्रकार की टीस, जिस प्रकार के पीड़े का अनुभव हो रही है, विश्व के हर मां के कलेजे में उसी प्रकार का अनुभव होता है। चाहे सिपाही हमारे पक्ष का मरे या सिपाही किसी दूसरे पक्ष का मरे, कोई रोए या ना रोए, कोई हो सकता है कि अपने युद्ध के जीत का जश्न मना रहा हो और कोई हो सकता है कि युद्ध के हार के गम में डूबा हुआ हो, लेकिन जीतने वाले पक्ष में के भी यदि सिपाही मरे हैं तो सबसे ज़्यादा रोने वाली है उसकी माँ, और हारने वाले पक्ष के भी सिपाही मरा है तो सबसे ज़्यादा रोने वाली है उसकी माँ। मतलब ये लेखक दिखाना चाहता है हमें कि ये जो हमारी बीसनी है, जो हमारी नायिका है, जो हमारी मुख्य पात्र है इस एकांकी की, वो इसमें एक ऐसा किरदार निभा रही है जो वो दिखा रही है कि मतलब हर सिपाही की माँ की मनो की स्थिति क्या हो सकती है। सिपाही की माँ का गुण उससे एक तब दिखाई पड़ता है जब वो अपने सपने में अपने सिपाही बेटे मानक एवं दुश्मन सिपाही में लड़ते हुए देखकर विचलित नहीं होती, बल्कि वह हर हाल में अपने बेटे मानक को दुश्मन सिपाही से बचाती है ना। दुश्मन सिपाही कह रहा है कि अभी इसमें सारांश के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, उसके घर की स्थिति चलती है, बहुत सारी बातें आती है, फिर रात में एक बार बीसनी जो है वो क्या देखती है? सपना देखती है। और सपना देखते हुए वो क्या उस सपने में देखती है कि उसका बेटा जो है मानक, वो लहूलुहान है, वो खून से लथपथ है, और दुश्मन का सिपाही जो है वो क्या करता है? इसके बेटे को मारने वाला है। वो सपने में ही अपने बेटे की क्या करती है? दुश्मन की सिपाही से रक्षा करती है। लेकिन जब उसी का सिपाही बेटा, मतलब जब बीसनी का बेटा मानक
दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है तो यह कार्य भी उसे कतई पसंद नहीं है। मतलब ये माँ ये भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा मरे, और ये माँ ये भी नहीं चाहती कि वो बेटा मरे, क्योंकि ये कहती है कि अरे वो भी तो किसी का बेटा है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बीवी के बच्चे होने वाले हैं, उसकी भी माँ है, यदि वो मर गया तो फिर उसके घर का कौन सहारा बनेगा। ये बात जो है वो बीसनी को दुनिया के हर सिपाही की माँ बना देती है, और ये दिखाती है कि एक माँ का कलेजा कैसा होता है जो हर किसी को सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पर कह रहा है कि वह दृढ़तापूर्वक अपने मानक को दुश्मन सिपाही को मारने से रोकती है, अपने बेटे को रोकती है कि नहीं तुमको उसे नहीं मारना है। वह मानक से कहती है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे से रोकर पागल हो जाएगी, इसके घर में बच्चा होने वाला, इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। यहाँ बीसनी का चरित्र सबकी माँ के रूप में पाठक के सामने आया। वह केवल मानक की माँ नहीं है बल्कि वह सबकी माँ है। देखो मतलब बीसनी ने कैसा उदाहरण पेश किया हमारे सामने। वो कह रही है कि नहीं, मतलब पहले तो दुश्मन का सिपाही यदि इसके बेटे को मारता है तो रोती है, नहीं बेटा मत मारो, और साथ ही साथ यदि इसका बेटा उसे मार रहा है फिर भी रोकती है, नहीं मत मारो। काहे? हमारी तरह वो भी गरीब आदमी, उसकी माँ रो रो के पागल हो गई है, उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट, उसके घर में बच्चा होने वाला है, यदि इसको कुछ हो गया तो उसकी पत्नी फांसी लगा कर मर जाएगी। मतलब जितना चिंता इसको खुद के बेटे का है उतना ही चिंता इसको दुश्मन के सिपाही बेटे का भी है। यही बात ये उद्गार करता है, ये उद्घोष करता है कि बीसनी ना सिर्फ मानक की माँ है बल्कि बीसनी सबकी माँ है, और इसीलिए लेखक ने कहा कि बीसनी जो है वो सिपाही की माँ है। कह रहा है कि वह किसी के बेटे को भी मरता देखना नहीं चाहती है, वह किसी के बेटे को भी मरता देखना नहीं चाहती है, वह सही अर्थ में एक माँ है। इसीलिए यह कहना उचित है कि बीसनी के मातृत्व में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। करें कि बीसनी का चरित्र ऐसा है कि उस चरित्र में हम किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढ सकते हैं। मोहन राकेश के सिपाही की एकांकी नाटक में ऐसे बहुत से दृश्य उभर कर आते हैं जिनमें रंग, संभोजन या निर्देशन का सफल प्रयोग हुआ है। कई दृश्य इतने मार्मिक है कि वो बहुत देर तक मन मस्तिष्क पर अपना आभा छोड़े बिना नहीं रहते। मार्मिक प्रसंगों द्वारा एक से बढ़कर एक दृश्य उभर कर बेचैनी पैदा कर देते हैं, जेहन में चिंतन की रेखाएं साफ दिखाई पड़ती है। कह रहा है कि ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे मार्मिक प्रसंगों का इस एकांकी में वर्णन किया गया है कि हमारे अंदर एक कोलाहल सी मच जाती है, एक हाहाकार सी मच जाती है, और एकांकी हम पढ़ के सच में ख़त्म कर लेते हैं। और हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर एक लोग 2 मिनट किताब पकड़ के यह सोचने पे विवश हो जाता है कि आखिर यह जो है वो घटना कैसी है, आखिर यह जो घटना है वो कितनी मार्मिक है। आपको कैसा लगा ये सारांश के माध्यम से विश्लेषण कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने प्रयास किया है कि इस छोटे से सारांश में मैं हर वो चीज़ शामिल करूं जो इस पाठ में रखा गया है। फिर भी पूरे पाठ के रोमांच को समझने के लिए एक बार आप अपनी किताब से पाठ को जरूर। चलिए आज के क्लास में इतना ही, और बाकी कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे किसी और खूबसूरत कहानी के साथ, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।